19 वर्ष की पूनम ने जब से शादी के बाद ससुराल की दहलीज पार की थी, तब से वो उस बड़ी सी हवेली की भव्यता और वैभव को कौतूहल भरी नजरों से देखे जा रही थी। गृह प्रवेश के बाद कुछ खास रस्में हुई नहीं और पूनम को बड़े ठाकुर रघु प्रताप जी के आदेश पर उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। हालांकि लगभग 50 वर्षीय रघु प्रताप जी की पूनम के साथ ये दूसरी शादी थी। कुछ साल पहले ही रघु प्रताप जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन रंगीन मिजाज रघु प्रताप ने अपनी जिंदगी की दूसरी सुहागरात को भी खास और यादगार बनाना चाहते थे। पूनम वैसे थकी हुई थी, लेकिन उस बड़े से कमरे की साज और चमक धमक देखकर उसकी थकान छू हो गई। कभी वो छत की ऊंचाई देखती, तो कभी छत के नीचे बीचों बीच झूलते हुए बड़े से झूमर को देखती। इतना भव्य कमरा उसका है, इस ख्याल से ही वो प्रफुल्लित हो उठे। अपने कुंवारे सपनों में खोई हुई वह बेसब्री से अपने सपनों के राजकुमार के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। पूनम ने मन में पति को लेकर एक सुदर्शन युवक की छवि बनाई हुई थी, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि पति के रूप में कोई प्रौढ़ व्यक्ति उसके कमरे में आने वाला है। उस बेचारी ने तो अभी तक अपने पति को देखा तक भी नहीं था। पूनम की किस्मत भी काली स्याही से लिखी गई थी। जब पूनम का जन्म हुआ, तो उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। उस बिन माँ की बच्ची को उसके परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी नानी उसे अपने साथ ले आई, लेकिन बूढ़ी और कमजोर नानी भी आखिर कब तक उसकी परवरिश करती। कुछ सालों में उनका भी स्वर्गवास हो गया। नानी के गुजर जाने के बाद उसके मामा मामी ही उसके अभिभावक बन गए। मामी उसे बोझ की तरह ही समझती थी और मामा भी बस लोग लाज के डर से उसको पाल रहे थे। पूनम थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी मामी उसी से सारा घर का काम करवाने लगी। पूनम धीरे धीरे इसी तरह बड़ी होती गई। वह रात को अकेले में खूब रोती थी। अकेलापन उसे खोखला करता जा रहा था। वो किसी के प्यार के लिए तरसती थी, लेकिन उसके जीवन में प्यार का नामो निशान नहीं था। आखिरकार 19 वर्ष की होते ही उसकी मामी ने उसकी शादी करवा दी। पूनम को पता नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इतनी बड़ी हवेली की बहू बनकर वो अपनी किस्मत पर इतना इतरा रही थी और सोच रही थी कि उसकी नानी सही कहती थी, वह ससुराल में रानी की तरह रहेगी और उसे खूब प्यार और मान सम्मान मिलेगा। उसे लग रहा था कि आज उसकी नानी की कही हुई बात सच हो गई थी। लेकिन उस मासूम को कहाँ पता था कि उसकी मामी ने मोटी रकम लेकर पूनम से लगभग 30 साल बड़े व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी थी। इस रिश्ते में प्रेम का नामो निशान तक नहीं था। बड़े ठाकुर साहब ने तो केवल अपनी अतृप्त कामनाओं को तृप्त करने के लिए पूनम का चुनाव किया था, क्योंकि पूनम देखने में भी बड़ी खूबसूरत और कमसीन थी। उसकी गहरी काली आंखें, सुराहीदार गर्दन और सांचे में ढला खूबसूरत बदन देखकर ठाकुर साहब उसे किसी भी कीमत पर अपना बना लेना चाहते थे। अब वो बस किसी तरह भी उसकी खूबसूरती का रस पान कर लेना चाहते थे। वह प्रेम और भावनाओं में वे यकीन नहीं करते थे। पूनम को अंदाज़ा भी नहीं था कि आज उसके कुंवारे सपने कैसे टूटकर चकनाचूर होने वाले हैं। लगभग आधे घंटे भर के बाद ठाकुर साहब नशे में चोर लड़खड़ाते हुए कमरे के भीतर आए। दरवाजे के अंदर से बंद करके गहरी सांस छोड़ते हुए मुस्कुराए और मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए आगे बढ़े। पूनम शर्म के मारे सिमट गई और उसने अपने पैरों को सिकोड़ लिया, जिसके कारण पलंग पर बिछी हुई सफ़ेद चादर भी सिकुड़ गई। कमसीन की दुल्हन की इस अदा पर ठाकुर साहब प्यारी निगाहों से उसे घूरते हुए आगे बढ़ने लगे। पूनम लंबा सा घूंघट निकाले हुए बैठी थी। उसके शरीर में सनसनाहट सी होने लगी कि अब उसका पति उसका घूंघट उठाएगा। अगले ही पल ठाकुर साहब ने उसका घूंघट भी उठा लिया। पूनम ने शर्माकर अपनी पलकें मूंद ली, लेकिन शराब की बदबू से उसने चौंक कर आंखें खोली और सामने ठाकुर साहब को देखकर वह हैरान हो गई और हैरानी से उछल खड़ी हुई और दहशत के मारे चीखते हुए बोली, कौन हैं आप और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे सुंदर बाला, हम ही हैं तो, आपके पति। आओ और जल्दी से हमें
अपनी सुंदरता का रसपान करा दूं। वो मादक मुस्कान के साथ बोले तो पूनम के होश उड़ गए। उसे कहाँ पता था कि पति के रूप में उसे ऐसा इंसान मिला है। पूनम गिड़गिड़ाने लगी, मुझे जाने दीजिए, बहुत डर लग रहा है। ठाकुर साहब घिनौनी हंसी हंसते हुए बोले, हमने तुम्हारी कीमत चुकाई है, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दें। जाने मन, अब हमें और न तरसाओ। पूनम भयभीत हिरणी की भांति कांपने लगी थी। ठाकुर साहब से अब और इंतज़ार नहीं हुआ। उन्होंने बिना पूनम की सहमति के उसके साथ अपने सभी अरमान पूरे किए और मुंह फेर कर खर्राटे मारने लगे। पूनम अपने चेहरे और बदन पर नाखूनों के ढेर सारे निशान ले हुए देर रात तक सिसकती रही। उसका पोर पोर दर्द से चूर हो रहा था। ऐसी सुहाग रात की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात के बाद उसके जीवन में हर रात दर्द और सिसकियों में डूब रही थी। पूनम भले ही हवेली की ठकुराई थी, लेकिन बंद कमरे में वो बस भोग की वस्तु थी। पूनम को अब आने वाली रातों से दहशत सी होने लगी। हर रात वही दरिंदगी, पूनम के आंसू और दर्द, रोज़ रात की यही कहानी हो गई थी। पूनम कई बार सोचती थी कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। पूनम अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुकी थी और बस एक रोबोट की तरह बिस्तर पर अपने पति की इच्छाओं को पूरा कर देती थी। एक दिन हवेली में बहुत हलचल थी। पूनम को पता चला कि ठाकुर साहब का बेटा वीरभद्र शहर से अपनी पत्नी सोनिया के साथ आने वाला है। दोपहर होते होते वो दोनों आ गए थे। रघु प्रताप पिता का ही रूप था, लेकिन उनकी तरह कठोर हृदय नहीं था। वो लोगों के प्रति उदार था और उसका स्वभाव भी बहुत कोमल था। उसे ये तो पता था कि उसके पिता ने दूसरी शादी की है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी कम उम्र की दुल्हन ले आए। पूनम को देखते ही वीरभद्र और सोनिया दोनों ही स्तंभ रह गए थे, क्योंकि पूनम वीरभद्र जी से भी छोटी उम्र की थी। वीरभद्र ने अकेले में पिता से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, पिताजी, ये सब क्या है? आप इतनी कम उम्र की पत्नी क्यों लेकर आए हैं? आपको नहीं लगता कि ये इस मासूम के साथ अन्याय है? बेटे की बातों का ठाकुर साहब के पास कोई उत्तर नहीं था। वीरभद्र बहुत ही नाराज़ था और साथ ही उसकी पत्नी सोनिया का हृदय भी पूनम के लिए सहानुभूति से भर उठा था। सोनिया पूनम की तकलीफ़ें दूर करने का उपाय सोचने लगी, क्योंकि एक स्त्री होते हुए वो दूसरी स्त्री के दर्द को भली भांति जानती थी। और तो और वो रोज़ देखती कि पूनम बस एक मृतदेह की तरह पति के अरमानों की संतुष्टि करके दिन भर शून्य में ताकती रहती थी। पूनम का भावहीन चेहरा देखकर सोनिया का कलेजा कट कर रह जाता था। पूनम ना हंसती थी, ना मुस्कुराती थी, ना ही किसी से कुछ बात करती थी। इधर वीरभद्र की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, इसलिए वह सोनिया की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। एक रात सोनिया ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो बड़े उसे सुधारते हैं ना। तो आज अगर आपके पिताजी किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी नरक बनाए हुए हैं, तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? वीरभद्र गंभीर स्वर में बोला, पूनम की तो कुछ मदद मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। पति की बात सुनकर सोनिया को हिम्मत मिली और उसने अपनी योजना वीरभद्र के कानों में बताई, जिसे सुनकर वीरभद्र की मुस्कान चौड़ी हो गई और तो और वो प्रशंसा भरी नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। लेकिन अब इस योजना को सफल बनाने के लिए पूनम को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी था और इस कार्य को करने का जिम्मा सोनिया ने उठाया। सोनिया एक दिन मौका देखकर पूनम के पास जाकर प्यार से उसका हालचाल पूछने लगी। तो इतने दिनों के बाद थोड़ा अपनापन पाकर पूनम हिचकियाँ लेकर रोने लगी। सोनिया ने उसे सांत्वना देते हुए पानी पिलाया। धीरे धीरे पूनम सोनिया से खुलने लगी थी और अपने मन का दर्द भी उसे साझा करने लगी थी।
एक दिन सोनिया ने पूनम से कहा कि यदि तुम इस नरक से निकलना चाहती हो तो मैं और मेरे पति इसमें तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी इसमें हिम्मत दिखानी होगी। इतना कहकर सोनिया ने अपनी योजना के बारे में पूनम को भी बता दिया। पहले तो पूनम डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसे ही ज़िंदगी खराब ही हो गई है तो हिम्मत करके देख लेते हैं। उसने सहमति दे दी तो वीरभद्र और सोनिया आगे की तैयारियों में जुट गए। निश्चित दिन रात के भोजन बाद वीरभद्र ने ठाकुर साहब के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई और पूनम के वहाँ से निकलने का इंतज़ाम किया। सोनिया ने अपनी सहेली को पहले घर बुला लिया था। वो एक महिलाओं के उत्थान से जुड़े एनजीओ के लिए काम करती हैं। वीरभद्र जानता था कि उसके पिता जब सुबह जागेंगे तो हवेली में बहुत हंगामा होगा। अभी तो उन्होंने पूनम को हवेली से दूर भेज दिया था, लेकिन अभी ठाकुर साहब को सबक सिखाना था ताकि वो कभी भविष्य में भी किसी और लड़कियों के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। आने वाली सुबह का सूरज सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने वाला होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।